सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि तेजी से अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग तेजी से जुड़ जाएं। आज के घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। आज की पहली घटना क्या है? आज 17 नवंबर है और 17 नवंबर को क्या हुआ? केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त दिसंबर के आखिर में जारी की जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एक वर्ष में 3 अलग अलग किस्तों में नियमित अंतराल पर 6,000 रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। तो कुछ बेसिक सी बातें ध्यान देना है। ये योजना कब प्रारंभ हुई? 2019 में हुई। कौन सी किस्त जा रही है? 13वीं किस्त जा रही है। कितना पैसा जाता है? 6,000 रुपए जाता है आर्थिक सहायता के रूप में। तो यहाँ 13वीं किस्त ये, और कितना पैसा? 6,000 रुपए। कितनी बार में? 3 बार में। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को एक वर्ष में 3 अलग अलग किस्तों में, यानी एक साल में अगर देखेंगे तो 3 बार या 3 किस्तें होंगी। यानी एक किस्त कितने की होगी? 2,000 रुपए की होगी। और कब से शुरू किया गया? 2019 से शुरू किया गया है। ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी योजना है। इससे कहीं न कहीं किसानों को कुछ मजबूती मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताएं बड़ी सामान्य होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें इससे बहुत मदद मिलती है। आइए अगले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। सारे विद्यार्थियों, दूसरी बड़ी न्यूज क्या है आपके लिए? तेल, साबुन और शैम्पू जैसी दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने ओजीवा में बहुलांश हिस्सेदारी और वेल बीइंग न्यूट्रिशन में 19.8% अधिग्रहण करने की घोषणा की। यह सौदा 335 करोड़ का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने बयान में कहा कि कंपनी स्वास्थ्य और सेहतमंद पोषण के लिए क्षेत्र में दस्तक देने के लिए 2,264.28 करोड़ रुपए में जीबी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओजीवा ब्रांड में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। तो ये जो नाम आ रहा है HUL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये जो साबुन बनते हैं और जो तेल बनते हैं, शैम्पू बनते हैं, ये सब HUL के माध्यम से होते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसकी जो इकाई है वो उरई में भी है, उरई, है ना, और देश में बहुत सारी जगहों पर है। तो ये क्या कर रही है? एक कंपनी है, इसका नाम है ओजीवा, OGवा। इसके अधिग्रहण की बात चल रही है। और किस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं? स्वास्थ्य और सेहतमंद पोषण के लिए। ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में आने की बात हो रही है। दस्तक देने के लिए 264.28 करोड़ रुपए लिमिटेड की हिस्सेदारी ग्रहण करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है क्या कर रही है? इसका अधिग्रहण कर रही है। और क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य उद्देश्य है, स्वास्थ्य और सेहत के संदर्भ में इन्वॉल्वमेंट कर रही है। तो ये बेसिक जानकारी याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, अगले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। और आज की अगली न्यूज क्या है? एप्पल ने घोषणा की कि वह आर्क क्लाउड पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन द्वारा संरक्षित डेटा पॉइंट्स को 14 से 23 श्रेणियों में तक बढ़ाएगा। एप्पल द्वारा डेटा ब्रीच रिसर्च के अनुसार 2013 और 2021 के बीच डेटा ब्रीच की कुल संख्या 3 गुना से अधिक हो गई। अकेले 2021 में 1.1 बिलियन व्यक्तिगत रिकॉर्ड का डेटा सामने आया। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ क्लाउड में डेटा का उल्लंघन होने की स्थिति में भी उपयोगकर्ता का डेटा सुरक्षित रहेगा। अच्छी तरह से वित्त पोषित समूहों द्वारा शुरू किए गए हैकिंग मामलों के लक्ष्यों हेतु सुरक्षा की अतिरिक्त परत मूल्यवान होगी। देखिए, एप्पल आईफोन जो आप जानते हैं, ये कंपनी इस संदर्भ में नंबर 1 कंपनी मानी जाती है कि डेटा संरक्षित रहता है। डेटा इसमें क्या रहता है? संरक्षित रहता है। और इस कंपनी ने इस चीज को कई वर्षों से बना के रखा हुआ है। उसी संदर्भ में ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है।
अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आ जाए। अगली इंपॉर्टेंट खबर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। यह ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी। इसमें चेयर कार के लिए कुल 912 सीटें होंगी। भारतीय रेलवे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के लिए कोच उत्पादन कार्यक्रम में कम से कम 35 वंदे भारत रैक को मंजूरी दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो ट्रेन चलाई गई है वो कहां से कहां चलाई गई है? वो नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई गई है। और इस अमृत भारत महोत्सव में 75 वंदे भारत ट्रेन चलने की उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा। अगले घटनाक्रम पर आ जाइए। भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रही है। देखिए, G20 जो सम्मेलन होने जा रहा है उसकी पूरी तैयारियां भारत में चल रही हैं। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि वित्त एवं केंद्रीय बैंक के जो उप प्रमुख हैं उनकी बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रही है। जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अपने HAKURO हाकुरू आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंड M1 लॉन्च किया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। इस मिशन के तहत लैंडर को चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग 5 महीने का समय लगेगा। ये एक निजी कंपनी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अपनी तरह का पहला मिशन है चंद्रमा में जाने वाला। तो जापान ने इस पर कार्य किया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले घटनाक्रम पर आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए अगले घटनाक्रम पर चलते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है उन्होंने। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। जस्टिस दत्त का कार्यकाल 8 फरवरी 2030 को समाप्त होगा। जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये कार्यकाल 8 फरवरी 2030 को समाप्त भी हो जाएगा। उनकी नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों में से 28 न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम क्षमता 34 न्यायाधीशों की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 34 न्यायाधीशों की संख्या है, 28 हो जाएंगे और ये इनका कार्यकाल फरवरी 2030 तक ही। तो ये एक लंबे समय तक कार्यकाल में रहेंगे। 2030 फरवरी से शुरू होगा, एक लंबा कार्यकाल इन्हें मिलेगा। संस्कृति मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय के साथ 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। केंद्रों का मुख्य उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प का संरक्षण और विकास करना है। इन जेडीसीसी ने देश भर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 42 से अधिक क्षेत्रीय उत्सवों का आयोजन किया है। जेडसीसी को विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन के लिए सरकार से नियमित अनुदान प्राप्त होता है। आप देखोगे कि प्रयागराज में भी NCGTC है, NCZTC, ये उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है, जहां पर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, और जहां पर उद्देश्य क्या होता है कि मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, कला, संस्कृति और शिल्प
का संरक्षण और विकास करना। तो ये सभी केंद्र हमारे जो भारत के हैं, पटियाला है, नागपुर है, उदयपुर है, प्रयागराज है, कोलकाता है, दीमापुर है और तंजावुर है। तो ये सभी स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होता रहता है, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी कला, हमारी शिल्प को जो है अवसर मिले, और ऐसे जो कलाओं में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके प्रदर्शन करने का भी अवसर मिले। प्यारे विद्यार्थियों, अगली खबर भी आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी की दिवंगत नेता मनोहर पारीकर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस हवाई अड्डे से निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिएगा किसके नाम पर है। ये है मनोहर पारीकर, मनोहर पारीकर। ये जो है मुख्यमंत्री रहे हैं कहाँ के, गोवा के, और हमारे देश के क्या रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके नाम पर एयरपोर्ट खोला गया है, ध्यान रखिएगा। देश में राजनीतिक दलों के आंतरिक संचालन को विनियमित करने और निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार बनाने के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया। लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया। उद्देश्य क्या है, भारत निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार बनाने के लिए। यह विधेयक ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया जब सर्वोच्च न्यायालय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार की आवश्यकता पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। देखिए, इस समय भारत में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे आप देखोगे कि कलेजियम को लेकर चल रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर चल रहा है। ये सभी मुद्दे चल रहे हैं। इस समय पर आपको ध्यान रखना है कि एक निजी सदस्य विधेयक लाया गया है, जो इसका उद्देश्य है कि चुनाव आयोग को और अधिक जिम्मेदार बनाया जाए। जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अलावा टेली परामर्श में दूसरा स्थान हासिल किया है। जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है उसमें शीर्ष स्थान पर है, टॉप पर है। और टेली परामर्श के क्षेत्र में क्या है, दूसरा है, सेकंड है। याद रखिएगा, आयुष्मान कार्ड की योजना का नाम आए तो पहले नंबर पर है आयुष्मान। इस पर पहले नंबर पे है कौन, जम्मू कश्मीर। ठीक है, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, फटाफट देखिएगा। अगर आपको आते हैं तो उनके जवाब दीजिए, नहीं आते हैं तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसको बताइए। हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, लेकिन इसी चक्कर में हम जान जाएंगे, सीख जाएंगे कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। हाल ही में 16 से 20 दिसंबर तक पहली बार जयपुर आर्ट समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, 16 से 20 दिसंबर पहली बार जयपुर आर्ट का आयोजन कहाँ हो रहा है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन सी जैसलमेर। जयपुर आर्ट समिट, प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ग्वालियर। याद रखिएगा क्या है, ग्वालियर। आपके हाथ से भी आंसर निकलते रहने चाहिए। ग्वालियर में पहली बार जयपुर आर्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 15 देशों के 111 कलाकार शामिल होंगे। 15 देशों के 111 कलाकार शामिल होंगे। इसमें देश भर के साथ
7 विदेशी कलाकार शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जीवाजी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ग्वालियर के कलाकार अपने हुनर को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही साथ समिट में शामिल होने वाले विदेशी कलाकार भी कैनवास के साथ साथ अलग अलग माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यानी जो हमारे ग्वालियर के कलाकार हैं और जो विदेशी कलाकार हैं उन सभी का प्रदर्शन होगा। और ये जयपुर आर्ट समिट का आयोजन कहाँ हो रहा है? ग्वालियर में हो रहा है और पहली बार हो रहा है। तो सब बातें याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हालांकि आंसर भी आपको दिख ही रहा है। हाल ही में किस बैंक ने परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए आईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी एसबीआई बैंक, ऑप्शन डी बीओआई। अरे विद्यार्थियों, ये आंसर भी आपको दिख रहा है यहाँ से। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट बैंक। तो ये इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। आंसर बी एचडीएफसी। निजी क्षेत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है और बहुत तेजी से इसकी गतिविधियों में सुधार हुआ और नंबर 1 बैंक की श्रेणी में आने लगा। आइए देखते हैं। एचडीएफसी बैंक ने भारत सरकार के फ्लैगशिप अभियान स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में सोशल स्टार्टअप के लिए अपने 6वें वार्षिक ग्रांट्स कार्यक्रम को लॉन्च करने की घोषणा की। परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप को पहचान कराना है। तो एचडीएफसी बैंक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान का प्रतिषेध या प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, जापान, चाइना और न्यूजीलैंड। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। भारत में भी अगर आर्टिकल 1 की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें, इस संदर्भ में केस आया है। इसका नाम है मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान स्थल पर धूम्रपान का निषेध, यानी सिगरेट बीड़ी जो भी हुक्का वगैरह पीते हैं पब्लिक प्लेस में पीने का अधिकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आर्टिकल 1 में है, हमने पढ़ा रखा है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टोबैको लॉ लेकर आई है। यह नया कानून 2023 में लागू हो कर दिया जाएगा। इसके तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट की खरीद पर प्रतिबंध होगा। देखिए, डेट भी डाल दी, 1 जनवरी 2009, और टोबैको लॉ लेकर के आई है। नया कानून 2023 से लागू हो जाएगा और देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। ऐसा भारत में भी होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन राजस्व और तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए जो प्रतिबंध नहीं हो पाते हैं। अभी आप गौर से देखो, बिहार ने क्या किया? बिहार ने शराब पर बंदी लगा दी। गुजरात में भी शराब बंदी। ऐसा नहीं कि लोग पीते नहीं होंगे, पीते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है जो खुलेआम बिक रही थी।
अब वो बंद हो गया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत इफेक्टिव हो सकती है, हर जगह हो सकती है, अपने प्रदेश में भी हो जाए अगर शराब और ये हो जाए तो बहुत सारी घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी, है ना। इस तरह की चीजें ध्यान रखने का है। आइए देखते हैं। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने। हाल ही में किस देश ने दो महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला बैंक नोट छापा है? ये देखिए, बहुत बड़ा कदम, महिलाओं के प्रति सम्मान, पहला बैंक नोट छापा है। कौन सा देश है ऐसा जिसने नोट में महिलाओं के हस्ताक्षर की बात? महिलाएं भी आपके सामने अपना नोट लेके वो लोग खड़ी हैं। देखिए, कौन सा है देश? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। तो इंडिया की तो महिलाएं नहीं लग रही हैं आपको। अब बताइए फटाफट जवाब क्या है ये। इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका। मौलिक अधिकारों का बहुत बड़ा संरक्षक माना जाता है अमेरिका, और कहीं न कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण में, एम्पावरमेंट में ये नाम बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी चीज मानी जाएगी। ये शुरुआत है, आने वाले समय में अन्य देश भी ऐसा ही करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने दो महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी नोट मुद्रित किया है। $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एलन और लिन मालेरवा के हस्ताक्षर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीन बैक भी कहा जाता है। करेंसी नोट को क्या कहते हैं? ग्रीन बैक, याद रखिएगा, ग्रीन बैक कहा जाता है। ग्रीन बैक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ग्रीन बैक, ठीक है। और इन लोगों का नाम याद रखिएगा, जेनेट एलन, और कौन दूसरा है? लिन मालेरवा। ये नाम याद रखिएगा, दोनों इन लोगों के हस्ताक्षर है। और नोट कितने का है? $1 का है, यानी हमारे यहाँ के लगभग 70 रुपए से ऊपर का नोट हो गया। और दूसरा $5 का है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये आज के लिए अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हर दिन जो मैं खबरें लेकर आपके पास आता हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न परीक्षाओं में सभी बातें इंपॉर्टेंट, तो उनमें से 2 बातें, 3 बातें, कभी 4 बातें ऐसे इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें सबको कवर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा, विद्यार्थी जो है वो बैंकिंग भी दे रहा है, वो सिविल की तैयारी भी कर रहा है, वो वनडे भी दे रहा है। तो उसके लक्ष्य को हम कैसे बेहतर बना सके, इसलिए हमें सारी न्यूज कवर करनी पड़ती है। आइए देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सिक्किम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए? सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, 75,000 करोड़ रुपए की बात आई है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। इन परियोजनाओं में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय रेल परियोजना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर, नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना नागपुर शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,
चंद्रपुर को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथिस चंद्रपुर का भी उद्घाटन किया है। तो जी ये पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, जो देश के कल्याण की बात है, ये कहीं ना कहीं इन सभी योजनाओं से, जो पर्यावरण प्रदूषण से है, स्वास्थ्य है, हमारे जीवन से, इनके संदर्भ में है, इसे याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अगर आप इन्हें पहचानते होंगे तो आंसर भी आपके दिमाग में आ गया होगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मतलब मुझे तो लगता है कि 100% आपको मिलेगा। ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी सेना नेहवाल, ऑप्शन साइना नेहवाल, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। ये आंसर है पीटी उषा, भारतीय उड़न परी, तेज धाविका। इन्हें ये महिला हैं, और इसमें क्या है, हमारे भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बन गई। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे जरूर मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है ऐसे प्रश्न आपके पास आना चाहिए। पूर्व एथलीट पीटी उषा को कानूनी तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 58 वर्षीय पीटी उषा 4 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है, और 1984 में ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। तो ये इनकी इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिर्फ आप गौर करिएगा क्या है। द सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम किससे विकसित हुआ? द सुनामी रेडी रिकॉग्निशन, इसकी ध्यान दीजिएगा, किसने विकसित किया, ये पूछा जा रहा है। इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, इंटरनेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सिविल लेवल का प्रश्न है, सीपीएफ में, एनडीए में, सीडीएस में, ऐसे एग्जाम्स में आपको मिल सकता है, जो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, पहला, ये यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट है, यूनेस्को के तहत है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में केरल केरल बलिया परम्बा ग्राम पंचायत में यूनेस्को का द सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम शुरू किया गया। बलिया परम्बा को इसकी पारिस्थितिकी और भौगोलिक विशेषताओं को देखते हुए परियोजना के लिए चुना गया। सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो आपका यूनेस्को बन गया, और एक केरल का बलिया परम्बा ग्राम पंचायत बन गया। क्या बन गया? बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश में भी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये है वलिया परम्बा, परम्बा, ठीक है, कहां पर है? केरल में है, और किसका प्रोग्राम है? यूनेस्को का है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हाल ही में चर्चित पहल 30 बाय 30 किससे संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहल 30 बाय 30, इनिशिएटिव 30 बाय 30 इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ हैबिटेबल जोन्स इन स्पेस, ऑप्शन बी रिडक्शन इन डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ऑप्शन डी माल न्यूट्रिशन। पहला है उन स्थानों की खोज जो रहने के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है कि जो मौतें हो जाती हैं उसमें कैसे कमी आएगी, जो रोड एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, और कैसे हम बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को बचा सकते हैं, और कैसे हम जो है पोषण के लिए, जो कुपोषण फैल रहा है समाज में, उसको कैसे। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है कंजर्वेशन।
ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी। कनाडा के मॉन्ट्रियल में चल रहे COP15 शिखर सम्मेलन में 30 by 30 पहल पर फोकस होने की उम्मीद है। वर्ष 2030 तक भूमि और महासागरों के कम से कम 30% भाग की रक्षा करने के लिए 30 by 30 पहल की परिकल्पना की गई है। इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य पार्क, समुद्र, जंगल जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा करके जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। तो उद्देश्य ध्यान रखिएगा कि पार्क, समुद्र और जंगल जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा करके जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर है सी। करेक्ट कर लीजिएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज 10 क्वेश्चन आपके हैं करंट अफेयर में। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये तो अभी मैंने आपको बताया है, फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी मनोहर पारीकर, ऑप्शन सी प्रमोद सावंत, ऑप्शन डी नीलेश कबराल। सारे विद्यार्थियों, ये मनोहर पारीकर जी के नाम पर रखा गया है, जो सीएम रहे हैं कहाँ के? गोवा के, और डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं हमारे भारत के। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर के नाम पर रखा गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नया एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। 44 लाख लोगों के लिए, यानी बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी पेरिस। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है पेरिस। 7 से 8 दिसंबर को ये 2022 में कंडक्ट हुआ। कहां पर? पेरिस में, फ्रांस। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। हाल ही में फ्रांस के पेरिस में भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जल, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भूजल की रक्षा के महत्व और इसके सतत उपयोग के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। सारे विद्यार्थियों, आज करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और आज की घटनाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कहीं ज्ञानवर्धक हो, पर डे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा होता है जो परीक्षाओं में आपके आ सकता है। जैसे ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, यूपीपी के लिए, सीएचएसएल के लिए, इन सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आरओ, एआरओ, पीसीएस और सिविल के एग्जाम्स के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन का लेवल हर तरह का है जो आपको परीक्षाओं में दिखेगा। करंट प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे कलेक्शन होता है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। मेरी कोशिश है कि आपकी परीक्षा में जब प्रश्न आए तो आपको ऐसा एहसास हो कि हाँ, हमने पढ़ा था, हमने देखा था। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। ईश्वर और तमाम दैवी शक्तियां आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। जीवन पथ पर आप सफल हो। जय हिंद।